Hello and welcome to PSC Panchayat. My name is Kuldeep Sharma. We are covering the portion of core science and we started with chemistry. Okay. The current topic is chemical bonding, atomic structure. Okay. So we have already covered some portion and we are carrying forward that portion. Okay. Today's topic is chemical bonding. Okay. तो आप लोगों को जो मैंने एटॉमिक नंबर्स बताए थे, मास नंबर बताए, एलिमेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेना उसको लर्न करने में. ओके. वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर, मासेस, ये तीन चीज़ें हैं. इन्हीं के बेसिस पे आप केमिकल बॉन्डिंग सीखेंगे और हाउ द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. ओके. जो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला मैंने लॉ बताया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आप जब वैलेंसी समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाउ एटम्स आर कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ओके. चलो मुझे एक बात बताइए, NaCl का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बनता कैसे है. ठीक है. आपको Na की वैलेंसी पता है क्या होती है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. Its electronic configuration is 281. It is having a single electron in its outermost shell. So its valency is 1. And what is the nature of valency? Does it lose or gain the electron? It loses the electrons and forms a cation. So the valency, nature of valency is +1. Okay. Now Cl, what about chlorine? 17. Electronic configuration 287, 10, 7. Okay. So it will gain a single electron and its valency is -1. Now एक क्रिस क्रॉस वाला एक पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में. क्या होगा? आप एक एलिमेंट के सिंबल को यहाँ लिख लीजिए, दूसरे एलिमेंट के सिंबल को यहाँ लिख लीजिए. इसकी वैलेंसी क्या है? +1. इसकी है -1. आप क्रिस क्रॉस कर दीजिए. सो अब ये माइनस और प्लस चार्ज जो है ये क्या करेगा? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड द molecule is formed called NaCl. okay, known as common salt, sodium chloride. okay. मुझे एक बात बताइए, आप लोग मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकते हैं क्या? एक तरफ ले लीजिए मैग्नीशियम, एक तरफ ले लीजिए क्लोरीन. वैलेंसीज आप लिखेंगे और क्रिस क्रॉस भी आप ही करेंगे और फॉर्मूला मुझे आप ही बताएंगे. यस प्लीज. The valence you have to find it on your own. I have described the method. No. Electronic configuration. The numbers. What? क्यों नहीं बन सकता? लिखिए तो, आप लिखिए तो. मैग्नीशियम की वैलेंसी बताइए जल्दी. वैलेंसी क्या होगी? 2 + 2. ओके. अनमोल, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? +2. क्लोरीन की -1. आप क्रॉस कीजिए. ओके. अभी सीख जाएंगे, जल्दी से सीख जाएंगे बनाना. क्या बनेगा? देखो MgCl कंबाइन तो होंगे बट Cl के सामने क्रॉस में कौन है डायगोनली? 2. तो आप Cl के सामने 2 लगा देंगे और Mg के सामने कौन है? 1. 1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए हमने यहां पर 1 नहीं लिखा. ओके. सो क्या बन गया ये? MgCl2 नेम्ड एज मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके. दिस मीन्स, एक मिनट, दिस मीन्स for a single atom of magnesium to combine with chlorine, 2 atoms of chlorine are needed. Okay, so they are combining in the proportion of 1:2. okay, this is the law of definite proportion कि जब भी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा तो एक एटम मैग्नीशियम का रहेगा और 2 क्लोरीन के रहेंगे. ओके. अनमोल अब पूछिए. समझ में नहीं आ रही? चलो हम समझते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन, मैं सिंबल्स लिख देता हूं. ओके. ठीक है, यहां तक देखते हैं. मुझे ये बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. सीधा लिख देता हूं मैं सीक्वेंस में. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 तक सीखेंगे, उसके बाद 11 से शुरू करेंगे। अनमोल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका 2, इसका 2 1 2 2, अरे हाँ, the electrons are to be filled in the respective shells. Okay, so 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी 1, प्लस माइनस अभी छोड़िए, ठीक है, सिर्फ वी विल टॉक अबाउट द वैलेंसी। चलो हीलियम, अनमोल यहां देखें, हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, it does not need any, so its valency is 0. okay, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक है, बट 8 कंप्लीट करने, नो, हीलियम इज नोबल गैस, ओके, हाँ, इसको 8 कंप्लीट करने तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, बट गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इज, हाँ है ना, नॉट इजियर, हार्डर। Gaining 7 electron is harder than losing 1 electron. Okay, so it will lose its 1 electron from the outermost and the valency is 1. Okay, ये lose कर देगा। Valency is what? The number of electrons gained or lost. Okay, चलो यहाँ पर बेरिलियम 2 2 लूज कर देगा। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 है तो वो क्या करेगा? लूज कर देगा। अगर 5 6 7 है तो गेन करेगा। ओके, यहां कितने? 3। अब देखो 4 है तो क्या करता है, अब दोनों इक्वल हो गए, तो जो इस टाइप के जो कंपाउंड सॉरी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। कौन सी? कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं अभी बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताऊंगा, आयनिक एंड कोवेलेंट होती हैं। तो 4 के केस में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़िए। नाइट्रोजन में अब बताओ कितने गेन करेगा? 3। ओके, 8 बनाने के लिए 3 चाहिए ना, यहां 2 1 0। On the basis of gaining or losing, we can decide the nature of valency. Nature of valency is यहां का -1 है क्योंकि वो ले लेगा। हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है और गेन भी करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी प्लस माइनस होती रहती है। ठीक है, वी टॉक अबाउट अदर्स। लिथियम इज क्लियरली +1 +2 +3, बट दीज आर -3 -2 -1। नो, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ना, तो इनकी वैलेंस, दे विल फॉर्म कैटायंस after losing and these will form anions, so their valency is negative. okay, चलो यहां तक हो गया, इसको मिटा दूं मैं, वो कहां गए? ठीक है, अब अपन सोडियम से कैल्शियम तक का देखते हैं। ओके, वो डस्टर कहां गया अपना? ठीक है अनमोल, 1 से 10 तक क्लियर। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, चलो सोडियम का बताओ कितना होता है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ओके, इसका कितना होगा? 2 8 2। वैलेंसी अब देखो, आप खुद ही बता रहे हैं, 2 8 3 +3 2 8 4। अब ये प्लस माइनस वैलेंसी शो करता है, +4 भी -4 भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसकी अभी 4 ही लिखा रहने दो, ठीक है, उसका नेचर मैं बाद में बताऊंगा। 2 8 5, इट विल 2 8 6 -2, वेरी गुड। 2 8 7 -1 2 8 8 0।
ओके, इसके बाद 2881 प्लस 1, 2882 प्लस 2। ठीक है, वैलेंस इज क्लियर। हाँ, आप ये बोलेंगे कि सर अपन ने डिसाइड किया था 2 8 18 32, तो ये कैसे? ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि KLMN जो शेल्स होती हैं उनकी चार चार सब शेल्स भी होती हैं। ठीक है, उनकी सब शेल्स कौन सी होती हैं? S, P, D, F। S की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2, P की कैपेसिटी होती है 6, इसकी कैपेसिटी होती है 10 और इसकी कैपेसिटी होती है 14। हाँ, चारों शेल्स में ये शेल्स होती हैं। हम्म। हाँ देखो, एक्चुअली जब फिलिंग होती है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s ऐसे फिलिंग होती है उसकी। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ 1s दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2। ठीक है, मैंने क्या बोला? 2। तो देखो ये जो जो पहला डिजिट आपको दिख रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग n इज इक्वल टू 1। ओके, सो फॉर k shell there is only one subshell that is s। ओके, क्योंकि k की भी वैल्यू k की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2, और s की भी कैपेसिटी 2। इसके आगे k शेल में pdf नहीं होंगे। ठीक है, एक जनरलाइज्ड वे में बोल दिया कि spdf होंगे, बट k शेल के लिए pdf डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब देखो 2s और 2p। अब मुझे एक बात बताओ, 2s में 2 और p में 6, तो कितने हो गए टोटल? 8। सो फॉर L shell there is only S and P subshell, there is no existence of D and F। but as we move further, ठीक है, 3p 3s 3p 3d, तो देखो 2 6 10 कितने हो गए? 8 और 10 कितने हो गए? 18। सो फॉर M shell there are S, P and D occupying 2 6 and 10 electrons respectively, total of 18 electrons। okay, this is how the electrons are filled। ये थोड़ा 11th लेवल का है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पॉलीज एक्सक्लूजन और हुंड्स रूल जो है वो भी आपके सिलेबस में शायद है। हाँ, ये केमिस्ट्री में मैंने बोला था बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, कभी कभी मुझे मारने का भी मन करेगा आप लोगों का, बट क्या करें उसके लिए। ठीक है, तो ये वैलेंसीज क्लियर हुई अनमोल। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना के बताओ जल्दी। हाँ, वो बीकर वीकर लो और बना के बताओ। हाँ, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। डन? गुड। नॉट डन? नॉट गुड। क्या बना? क्या बना? नो, वेरी बैड। ये रफ कर दूं मैं? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? क्रिस क्रॉस करेंगे तो 3 और 1 आएंगे ना, तो AlCl3 नहीं बनेगा। AlCl2 कैसे बन गया? MgCl2 बना था ना। मैं बता रहा हूं, ये रफ कर दूं, चलो। नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों ने मेथड अप्लाई नहीं किया अच्छे से। देखो मैंने क्या बोला था, सिंबल लिखो यहाँ और यहाँ, इसकी वैलेंसी, इसकी क्रॉस करेंगे तो माइनस और प्लस भूल जाओ।
Al1Cl3, 1 is not written, ठीक है, इसीलिए तो क्रॉस कर रहे थे ना। तो क्या हुआ, तो आप ये देखिए, आप जो चार्जेस, नेट चार्ज जो लगा रहे थे कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, 3 क्लोरीन के एटम, कितने चार्ज हो जाएगा टोटल, -3, और एक एल्यूमिनियम का एटम हैविंग +3 चार्ज, दे विल न्यूट्रलाइज। दैट इज व्हाई 3 atoms of chlorine are needed to satisfy with aluminium, okay? इसकी +3 है, इसी वजह से क्लोरीन के 3 एटम चाहिए हमें, ताकि नेट चार्ज 0 हो जाए। हाँ, सुनो, मेरी एक बात सुनो, क्लोरीन के 3 एटम है यहाँ पे, -1 -1 -1, कितना हो गया ये, -3, और ये कितना है, नाउ द नेट चार्ज इज 0, ओके। मुझे एक बात बताइए, अगर अशिता 20 kg की है, ओके, और आप लोग कितने kg को, 40 हो, तो मान लो ये 40 kg के है, तो एक तरफ फिजिकल बैलेंस जानते हो क्या होता है, तराजू को फिजिकल बैलेंस होता है, एक तरफ अनमोल को बैठाया जो कि 40 किलो की है, तो इस तरफ 2 अशिता बैठानी पड़ेंगी ना, तभी तो वो बैलेंस होगा। वही बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम का +3 चार्ज था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 3 क्लोरीन भाई साहब को बुलाना पड़ा कि तुम 3 लेके आओ अपने आदमी, और ठीक है, ओके, दिस इज व्हाई the chemical formula for molecular formula for aluminum chloride is AlCl3. Only 1 atom of sodium was needed to neutralize 1 atom of chlorine, तो NaCl बन गया था। हाँ, वो बैलेंसिंग आपको नहीं है, नहीं है आपको बैलेंसिंग, ठीक है। हाँ हाँ, अब इंटरेस्ट आएगा, मैंने बोला ना। एक काम करो, हम्म, मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। हाँ, मालूम तो है आपको H2O, बट हाउ, क्लोरीन, ए सॉरी, ऑक्सीजन। क्या है प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, सिंबल लिखो, वैलेंसीज लिखो, क्रॉस करो, ठीक है। किसकी, आप देखो ना, ऑक्सीजन की 2 होती है, माइनस प्लस छोड़ो तुम, अभी सिर्फ नंबर्स लिख लो, ओके। अब आप अमोनिया बना के बताओ मुझे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वेरी गुड। क्या होता है, NH3, एंड इज कॉल्ड एज अमोनिया। अमोनिया सुना है ना, NH3 इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया। बन गया खुशी, NH3। NH2 कैसे बनेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 होती है बिकॉज एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, 3 वैलेंसी, ओके। 6 किसकी होती है, 6 किसका होता है, कार्बन का, ओके। चलो अब मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड बना के बताओ, मतलब कार्बन और क्लोरीन, कार्बन की 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। Ca कहाँ, कार्बन C, CCl4, okay, carbon tetrachloride, tetra for 4, there are 4 chlorine, so it is also known as chloroform। वो जो देखा है ना सीरियल्स में, वो रूमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के किडनैपिंग करते हैं, वही है वो चीज़, ठीक है। हाँ,
अब फॉर्मूला बना लोगे? एक आध दो और करें क्या? आप लोग बनाओ। सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करो। अरे अभी तो बताई थी। हम्म। वेरी गुड। सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, सोडियम नाम है और उसका सिंबल Na है। हाँ, सोडियम नाम है और सिंबल Na है। तो पूछा नहीं आप लोगों ने क्यों? क्योंकि उसका नेम जो है वो क्या है, नेट्रियम। ठीक है, तो उसके नाम पे, हाँ नेट्रियम, उसके नाम पे उसका सिंबल जो है Na हो गया। ठीक है। अब बस एक आखिरी बताओ, एक आखिरी बताओ मुझे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बताओ क्या फॉर्मूला होगा? वेरी गुड। ठीक है, Al2O3। देखो, Al O, Al की होती है 3, इसकी होती है 2, क्या बन गया? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके। जो आपने मिनरल्स और ओर्स सुने होंगे शायद। ओके। सो जो ओर्स होते हैं ना वो ऐसी फॉर्म में होते हैं, जो एल्यूमिनियम इज फाउंड एज ओर ऑफ इट्स ऑक्साइड, और वो इस फॉर्म में होता है। फिर उसको केमिकल प्रोसेसेस के जरिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं एंड द प्योर एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। ओके। जनरली मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वो तो शायद होगा सिलेबस में, तो बाद में ये बनने लगे। अब कितना डर रहे थे, बस वैलेंसीज याद रखना। ठीक है, चलो अब लिखो। हाँ, आइसोटोप्स। हम्म। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग अभी है, अभी तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स रह गया था बताने के लिए पिछले क्लास में, वो लिख लो एक बार। केमिकल बॉन्डिंग में अभी और बाकी है। हम्म। हाँ, TOPES लिखो। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अभी तुम लोग मुझे मारने के लिए दौड़ोगे, अभी देखना। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। हाँ, गंदे से एक्सप्रेशन आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ठीक है, बट सेम, सॉरी, हाँ डिफरेंट मास नंबर। ओके, चलो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जल्दी से देखना इसको। अभी तक जो भी टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया है मुझे ऐसे ही एक्सप्रेशन मिले हैं कि ये क्या है, लेकिन आफ्टर एक्सप्लेनिंग, हाँ सर बन गया, हुआ है ना। किसी भी टॉपिक को लेके डरना नहीं है। ठीक है, आइसोटोप्स, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखना है ना। ठीक है, आइसोटोप्स क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स, सॉरी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number. There are 3 isotopes of hydrogen present. Okay, पहला है 1H1, क्या है? 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इनके नेम क्या है? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, 9th का ही है, मैं दिखा दूंगा बुक में। मैं 9th की NCERT में दिखा दूं आपको।
चलो, ये ऐसा होता क्यों है? देर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, वन इज 1H1। मैंने आपको बताया था ना, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। और मास नंबर, व्हाट डज इट मीन? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, protons plus neutrons. It indicates that it is having one proton and one electron, okay? But there's only one proton in the nucleus, though no indication of neutron. Neutron है ही नहीं इसमें, so such hydrogen atom is called protium। ठीक है। एक और हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, बट एक न्यूट्रॉन भी होता है, उसकी वजह से उसका मास क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। चलो, मैंने क्या बोला था? डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? च... हाँ, इसके अंदर न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 1। इसके अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो 2 हो गए टोटल न्यूक्लियॉन्स, तो उसकी वजह से इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 2। एंड इसको नेम दिया अपन ने क्या? ड्यूटेरियम। ठीक है। एक होता है ये 1H3, इसका मतलब है न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, उसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बट न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन भाई साहब भी हैं। इसकी वजह से हाँ, प्रोटॉन तो 1 ही है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सब में? 1, तो एक एक प्रोटॉन ही होगा, ओके। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए नंबर में तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी एटम की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा फिर वो एटम। तो 2 न्यूट्रॉन की वजह से इसका मास बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 3। दिस इज हैवियर देन दिस एंड दिस इज हैवियर देन दिस, ओके। सो दीज टाइप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है, ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से इन द न्यूक्लियस, टोटल न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए? 1 2 3, उसकी वजह से उनका मास नंबर बढ़ गया, दे आर हैविंग डिफरेंट मास नंबर, ओके। सो सच स्पेशीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। क्या? आइसोटोप्स। देखो कितना गंदा एक्सप्रेशन दिया था शुरू में, लेकिन अब बन रहा है। सारे एलिमेंट्स में नहीं होता है, कुछ कुछ हाँ और भी हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी एक ही तो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसको लिख लो, नेम्स भी लिख लो इसके। अब इसी का कन्वर्स आएगा और उसको हम बोलेंगे आइसोबार्स। हम्म, ये समझ में आया ना मास नंबर क्यों डिफरेंट हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन तो एक ही है सब में, ठीक है। हाँ, लिखो जल्दी। ये बहुत बेसिक्स हैं, 9th में ही पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर पढ़ के भूल जाते हैं। हो गया अनमोल? हो गया, एक सेकंड। जब तक तुम लोग हेडिंग डालो आइसोबार्स। आइसोबार्स, हाँ, आइसोबार्स लिखो। लिख लिया? आइसोबार्स टू द कन्वर्स ऑफ आइसोटोप्स। अभी हमने क्या लिखा था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। टू द कन्वर्स ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो, एलिमेंट डिफरेंट है, सुनो, एलिमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि उनको कैसे अरेंज किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, बट नहीं, बट इट वाज फाउंड दैट
atomic mass of different elements was same, कुछ कुछ की, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, लिखो डेफिनेशन लिखो। atoms of different elements atoms of different elements having different atomic number but same atomic mass। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम, ठीक है, इसका सिंबल होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ओके। दूसरा है आर्गन, आर्गन का सिंबल है Ar, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ओके। बट इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, एटॉमिक नंबर इज Z, ओके। तो इनका जो एटॉमिक मास है दोनों का होता है 40, कितना होता है 40 होता है, ठीक है। सो सच स्पेशीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर is known as are known as isobars, okay। so one example is this calcium and argon। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का 18 होता है, बट दोनों का मास नंबर 40 होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द different number of neutrons present in the nucleus। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम। कल जो मैंने ट्रिक बताई थी वो एक जनरलाइज्ड वे में है, ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। आर्गन और कैल्शियम का मैंने बोला था केमिस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, टाइम टू टाइम आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा मेटल्स जो होते हैं दे आर हार्ड एंड सॉलिड, ओके, शाइनी। उसके बाद बताऊंगा कि मरकरी जो है मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये टाइम टू टाइम आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। रियल में 40 होता है, लेकिन आप मान के चल सकते हो जब कैलकुलेशंस करेंगे ना, क्योंकि सब एलिमेंट्स का तो याद कर नहीं सकते हो आप। वैसे न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं आपको केमिस्ट्री में। एक आध क्वेश्चन देखेंगे अपन करके, ठीक है, उसमें आएगा तो मैं और क्लियर करूंगा उस चीज को। सो ये स्पेशीज क्या कहलाती हैं? आइसोबार्स। इनका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना कि आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, बट इन आइसोबार्स में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है। चलो, एनाइंस, कैटाइंस और आयंस मैंने बता चुका था आपको। कैटाइंस आर पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज formed by losing of electrons, anions are negatively charged species, okay, and both combined are called as ions, okay। चलो अब लिखो, केमिकल बॉन्डिंग लिख लिया था ना? नहीं लिखा अभी तक? लिखो केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। एक तीसरा टर्म है आइसोटोन्स, वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो सच में तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब बोलोगे कि हाँ सर सब कुछ समझ में आया, तो बोलूंगा अब एक चीज और पढ़ लो, वो समझ में नहीं आएगा। आइसोटोन्स भी होता है, बताऊंगा बाद में। चलो देखो, मैंने क्या बोला था, इन ऑर्डर टू कंबाइन विद डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कंबाइन होने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कंबाइन टुगेदर। इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन,
फर्स्ट इज इन विच देयर इज कंप्लीट गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा गेन या लूज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ओके तो क्या बनेंगे? आयनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। दूसरा होता है व्हेन देयर इज ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रादर देन लूजिंग और गेनिंग, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिखो, पहला लिखो आयनिक बॉन्ड्स, डायग्राम से बताऊंगा, आ जाएगा समझ में। बिल्कुल सही बात। चलो, bonds formed by complete gaining or losing of electrons, formed by complete gaining or losing of electrons are called as ionic bonds. ओके okay? ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। आयनिक बॉन्ड्स में देखो, मैंने आपको बताया था Na और Cl कैसे कंबाइन होते हैं। देखो अनमोल, Na loses its one electron to form Na plus n इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे लिखा जाता है, व्हेन एन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका कैटायन और ऐसे दिखाया जाता है कि ये सेपरेट हो गया है, ठीक है? क्या हुआ? नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Cl माइनस। अब यहां ऐसे शो किया जाता है कि क्लोरीन एटम जो कि पहले न्यूट्रल था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहा है, और क्या हो रहा है? रिजल्टिंग क्लोरीन माइनस। नाउ दीज, कहा? यहां, बट मैंने बताया था ना कि वो एनायन फॉर्म करते हैं क्लोरीन, एक नेगेटिव ऐड हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए ना, देयर इज एक्सेस ऑफ वन माइनस चार्ज, सो दी नहीं, क्लोरीन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ओके उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो कितने हो गए? 18। बट लिखने का तरीका ही ऐसे ही है वो। हाँ, नहीं उन्होंने सही लिखा है, आई एग्री विद देम, आई डिसएग्री विद यू, ओके मैं अभी समझा रहा हूं ना आपको। क्लोरीन था, पहले न्यूट्रल था, ओके कितने प्रोटॉन थे? 17। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17। इट हैज द एफिनिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना उसमें, सो दिस एडिशन साइन, हाँ चलो मैं ऐसे होता। इसमें क्या हुआ था? तो माइनस करना चाहिए था, ये बोल रहे हो? रुको रुको रुको, इसको माइनस करना चाहिए था, चलो कर दो। टेक्निकली रॉन्ग है, चलो आपको समझने के लिए माइनस कर दो उसमें, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके बट जब माइनस करेंगे ना, तो वो यहां लिखना चाहिए, मेरा बोलना ये है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस होके Na प्लस बनेगा, है ना? क्यों कुछ? यहां 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तब जाके Na प्लस बनेगा, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब जाके Cl माइनस बनेगा, तो टेक्निकली मैं सही हूं। ओके नाउ ये दोनों कैटायन एनायन बन गए, ओके नाउ यू नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट होके क्या बनेगा? NaCl, which is neutral because this plus and this minus neutralizes each other, okay so there's is a compound formed called NaCl. Such compounds or such type of bonding is known as ionic bonding,
in which ions are formed and they combine together. Okay, समझे? क्यों? एक बार और समझा देते हैं. हाँ, अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? क्लोरीन. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? सोडियम. नाउ दे फॉर्म anion and cation which are of opposite nature, okay, electrically. Now they combine together to form neutral compounds such as NaCl. Okay, so such type of compounds are called ionic compounds and such type of bonding is known as ionic bonding. Okay, चलो लिख लो इसको, एग्जाम्पल लिख लो. क्या क्या चीज? इधर लिख देता हूं. This plus or minus charge occurs due to the gaining or losing of electrons and unequal number of electrons. Sorry, electrons and protons. Okay. अच्छा, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तभी तो ये कंबाइन हुए हैं. एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जब चार्ज स्टेशनरी होता है, मतलब मूविंग नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज. क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज. ओके, और जब चार्ज मूविंग होता है तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच जाते हैं हम. ठीक है, तो these forces of attraction are called as electrostatic force of attraction. So ionic compounds are bounded together by strong electrostatic force of attraction. ठीक है, लिख लो. These bonds are held together. These bonds are held together by strong electrostatic forces of attraction. Electrostatic force of attraction. ओके, चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो. आयन अभी तो लिखाया. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होता है? व्हेन two unlike charges attract each other, this is also electrostatic force. When two static charges, okay, which are not moving, they attract together, तो force of attraction बोलेंगे, attract electrostatic forces का. When they repel each other like charges, तो उसको भी electrostatic force of attraction की जगह repulsion हो जाएगा. ठीक है, चलो इसके characteristics लिख लो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. हाँ, आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे. और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो लिख लो. सबसे पहला लिखो, these compounds are generally crystalline. Generally crystalline solids. Solids लगा लेना आगे. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब होता है? आपने हाँ क्रिस्टल्स देखे ना, जैसे वो. हाँ, और आपने वो सॉल्ट देखा होगा, जब वो वैसे नहीं रहता है जैसे अपन उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसके वो आते हैं पत्थर जैसे. ठीक है, 2000. हाँ,
तो उनको जब आप क्रश करते हो तब जाके वो नमक मिलता है जो अपन कंज्यूम करते हैं. सो दोज कंपाउंड्स जनरली आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, दूसरा लिखो, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. हम्म हम्म नहीं, वो कुछ और होता है, क्रिस्टलाइन ही होता है वो भी. सॉल्युबल इन वाटर, अब इसका रीजन मैं बता देता हूं आपको. बट थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे अपन. एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ड्यू टू द, अब मैं देखो एक चीज सोचो आप कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 है ना इनिशियली, ठीक है. और हाइड्रोजन के कितने हैं? 1. तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में साथ साथ रहेंगे, व्हेन दे बॉन्ड टुगेदर, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है उसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचे, है ना, रादर देन हाइड्रोजन का जो एक ही प्रोटॉन है वो उसको कम खींचने की बजाय ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है. उससे क्या होता है, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ चार्ज. तो ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन में. और किससे दूर गया इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन से. तो हाइड्रोजन में एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बहुत स्लाइटली. दिस इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. क्या? टू पोल्स आर जनरेटेड ड्यू टू द डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रेंथ. न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो एटम्स के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. जो अपनी तरफ खींचेगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा. जिसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी कमी के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो दो पोल्स फॉर्म हो गए. दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. अब ये क्या हो गए, प्लस माइनस चार्ज आ गए, और ये ऑलरेडी प्लस माइनस है. तो मुझे एक बात बताओ, देखो पोलैरिटी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन बीइंग मोर स्ट्रॉन्ग टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट हाइड्रोजन. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और इन दोनों के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव. ये डेल्टा का सिंबल है, इसको बहुत स्लाइट जो बोलते हैं ना उसका सिंबल है ये. तो क्या हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, NaCl था तो दोनों प्लस माइनस, न्यूट्रलाइज कर दिए वो अलग बात है. तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो सोडियम है ये इस पे अटैक कर सकता है क्या? ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो ये इस पे अटैक कर देगा. और ये माइनस था तो इन दोनों हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, ठीक है. तो इस वजह से वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं. इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ionic compounds are soluble in water. Okay? नहीं, ये केमिकल रीजंस है ये कि why ionic compounds are soluble and covalent compounds are insoluble. ये पोलैरिटी के कारण ये चार्जेस जो हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो सॉल्यूबल है वो, ठीक है. अभी आगे लिखाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सब बताऊंगा, ठीक है. लिखा इसको आयनिक कंपाउंड्स को. चलो तीसरा पॉइंट लिखो, these type of bonds are strongest of all bonds. Ionic bonds are strongest of all bonds. जितने भी टाइप की बॉन्ड्स होती हैं उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? आयनिक बॉन्ड. ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ खुशी, कोई भी चीज़ है लिक्विड है, मान लो फॉर एग्जांपल वाटर, वो कब बॉयल होता है? हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके. तो बॉयल क्यों होता है वो? स्प्लिट होते हैं, ठीक है. आप उसको एनर्जी दोगे तो वो बॉयल करना शुरू करेगा, है ना. एनर्जी नहीं दोगे तो वो ऐसे ही रखा रहेगा.
ड्यू टू दिस, अब मुझे एक बात बताओ, आयनिक कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके बीच में देर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। क्या करनी पड़ेगी? उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी हीट हम देते हैं किसी लिक्विड को, वो उसका मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं अपन, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जब 100 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तब वाटर वो क्या होते हैं, बॉयल होता है वाटर। ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी चाहिए पड़ती है, उसके बाद वो बॉयल होना शुरू, उसके नीचे नहीं होते। ठीक है, सो दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे, अच्छा सेम इज मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है? लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का। बट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड्स का। जब सॉलिड्स डिसोसिएट होते हैं तो हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब एनर्जी देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जब रीच होगा उसके बाद दे स्टार्ट बॉइलिंग, और जब मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा देन वी कॉल इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बॉयल और मेल्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो कब अलग अलग होंगे? जब हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर कर देंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो लिखो पॉइंट, ionic compounds have high melting and boiling points. Okay, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट लिखो। चलो पहले फोर्थ पॉइंट, हाँ फिफ्थ समझ लेते हैं उसके बाद। मुझे एक बात बताओ कि आपने ये सुना था कभी कि जो सॉल्ट वाटर होता है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों? क्या होता है, व्हेन आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये क्या होता है, दे डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जिन जिन आयन से वो फॉर्म हुआ था उसमें वो ब्रेक हो जाते हैं। अब आयंस ब्रेक हो गए, आयन क्या है? चार्ज। और अगर चार्ज फ्री हो गया तो वो मूव भी कर सकता है। मूव होने के कारण, और चार्ज के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई सॉल्ट वाटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो लिखो। हाँ, हाँ लगेगा, वो थ्री इडियट्स देखी है, उसमें एक सीन है, बस आगे नहीं बोलूंगा। लिखो, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स in their aqueous solution, हाँ aqueous solution मतलब जब वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, और molten state। हाँ, अब ये aqueous solution और molten state क्या है? एक्चुअली aqueous solution क्या होता है, when देखो ये आयनिक कंपाउंड है, लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड जब होगा उसको जब वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, और जब सॉलिड मेल्ट होंगे तो हम उनको मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड in their aqueous solution or molten state are good conductors of electricity। और रीजन मैंने बता दिया है, why? Because after their aqueous solution or molten state they dissociate into their constituent ions, and now ions are free to move, and this movement of ions cause electricity। okay, चलो ये पॉइंट भी समझ में आया, सारे पॉइंट समझ में आए अनमोल?
ठीक है, अब लिखो दूसरे टाइप की बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये इंटरेस्टिंग ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा तो फेवरेट है ये बॉन्डिंग। एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, और इसमें तो बहुत सारा है, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं अभी। चलो लिखो। हम्म, अब लिखो बॉन्ड्स, bonds formed by complete sharing of electrons, hmm, complete sharing of electrons are called covalent bonds. चलो अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, पहले इसको रफ कर देता हूँ। एक्चुअली जो आप लोगों को फील हो रहा है वो मुझे भी फील हो रहा है कि मुझे भी ऐसा कोई पढ़ाता तो मैं बहुत जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दैट इज द रिजल्ट ऑफ माय ओन मेहनत। ये भी है, टीचर को सुपरफिशियली पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स देखेंगे हम। ठीक है, पहला एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम CH4। ओके, अब CH4 में होता क्या है आपको मैं बताता हूं। चलो इसके पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बता देता हूं। आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप सिंबल के आजू बाजू आसपास डॉट से रिप्रेजेंट करो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे कि सोडियम है, सोडियम है, ओके, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना होता है, कितना होता है, अरे 1। हाँ, बैलेंस ही नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1। सो एक डॉट यहां पे लगा दो, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम में कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो मैग्नीशियम में आपने 2 लगा दिए तो ये 2 हो गए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। तो हम क्या करते हैं जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पेयर में लिखते हैं, तो देखो 1 2 एक पेयर ये हो गया, 3 4 एक पेयर ये हो गया, 5 6 और साइड में एक। सो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेविस साइंटिस्ट था, उसी ने ये बनाया था। ठीक है, और हाँ, और देखो इधर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दीज डॉट्स, सो डॉट स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर सीधा सीधा पूछूं, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन एटम। ओए, ओए कैल्शियम नहीं, कार्बन। Ca is calcium, only C is carbon। ठीक है ना, 2 4, its atomic number is 6, electronic configuration is, ठीक है, तो कितने हैं आउटर मोस्ट में, 4 हैं, 2 तो इनर शेल में थे। ठीक है, सो दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अनमोल, 1 2 3 4, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन एटम। अब देखो यहां कर दो 1 2 3 4। अब क्या करो आप,
एक हाइड्रोजन यहाँ लाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लाओ, एक इधर रखो, एक इधर रखो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। तो हाइड्रोजन का ये एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक। अब आप क्या करो कि हाइड्रोजन ने तो अपना खाना खा लिया, हर एक हाइड्रोजन ने खा लिया, खा लिया कि नहीं? ये हो गया और ये हो गया। तो हर एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए? खत्म। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। और ये क्या, कार्बन क्या करेगा? अब मेरे को भी लाओ ये पूरे, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8। कार्बन भी वेल एंड गुड, सेटिस्फाइड। हाइड्रोजन भी बोलेगा मेरा भी काम हो गया। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज, ओए, कोवेलेंट बॉन्डिंग। व्हाट? in which there is not complete transfer, gaining और losing नहीं हो रही है, but sharing। वो बोल रहा है भाई बिजनेस डालते हैं, तुम भी इसमें हो। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, ये बॉन्डिंग हो गई, तो ये जो डॉट, अब ये ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड से। ये इसका मतलब ये है कि बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंगल डैश, ठीक है। दिस डैश इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल बॉन्ड। तो देखो CH4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH4 बन गया। दिस CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। तभी तो समझोगे आपकी कैसे शेयरिंग हुई है। ऐसे भी बना दो आप सिंपल लेवल स्ट्रक्चर से। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको, Cl2, ठीक है। Cl2, तो ये CH4 हो गया। फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा है अपन, या फिर इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इधर लिख देता हूं CH4, H H H H, ओके। अब देखो अपन Cl2 बनाएंगे अभी। Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक और Cl आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों मतलब? 2 Cl है ना। खुशी चेहरा मत छुपाओ, ठीक है। अब ये क्लोरीन बोलेगा कि भैया मेरे पास 7 हैं, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लो तो मेरे 8 हो जाएं। और ये क्लोरीन बोलेगा कि अब मैंने शेयर किया है तो तुम भी थोड़ा भाईचारा दिखाओ। तो इसके, ये जो स्फीयर मैंने बनाया है इसमें टोटल कितने हो गए? 8। तो ये क्लोरीन सेटिस्फाइड। इसके स्फीयर में भी 8, तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई। ये एक सिंगल बॉन्ड बन गई। सो दिस इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Cl2। देखो अब कितनी बुलंद आवाज आ रही है, हाँ, क्योंकि समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिखना है, बिल्कुल लिख लो। तीनों की एक साथ आवाज आई, हाँ, क्योंकि समझ में आया तो भैया लिख ही लो। कहाँ है कॉन्फ़िगरेशन? कोवेलेंट बॉन्ड्स। मार्कर का कैप, अच्छा मेरे पास ही है। अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ के, है ना। बट समझ में भी आ रहा है, दिक्कत ये है बिल्कुल ही नहीं आता तो छोड़ भी देते, लेकिन बीच बीच में समझ में आ जाता है, इसलिए बने हुए हैं। क्यों खुशी? अरे यार इतना बेसिक से तो समझाया है तुम लोगों को, और धीरे, ठीक है। बस ये है कि डेफिनेशंस देख लेना प्रॉपरली, उनको टेक्निकली लिखते कैसे हैं, ठीक है। और वही चीज़ आपको मेंस में लिखनी है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी होते हैं, डोंट वरी, वो भी समझ में आएगा।
सब समझ में आएगा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि जो अपन ने अमोनिया बनाया था ना NH3, है ना, वो इस स्ट्रक्चर में आप लोग बना के बता सकते हो क्या? NH3 देखो जरा, बना के बताओ ऐसे। गलत होगा तो फिर मैं करेक्ट करूंगा। हम्म NH3 is also a covalent compound. हाँ, जैसे मैंने बनाया वैसे ही। उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में अमोनिया का कितना, सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है? क्या? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। 7 नाइट्रोजन का, ठीक है। माइनस प्लस नहीं, यहाँ मैंने माइनस प्लस लिया क्या? नहीं लेना है, सिर्फ शेयरिंग करानी है। अब देखो कैसे शेयरिंग होगी। फॉर्मूला आपको मालूम है कि हमको एक नाइट्रोजन एटम के लिए 3 हाइड्रोजन एटम से ऐसे पूरा। डन। हम्म दिखाओ। ठीक है, उसको मोर एक्यूरेट वे में मैं आपको बताता हूँ। चलो इसको रफ कर दूं। ये बना रहे हो ना, ये रफ कर सकता हूँ। इस तरफ आ जाता हूँ मैं और लेफ्ट हैंड से रफ करता हूँ। ऑल गुड, आगे भी गुड ही रहेगा, डोंट वरी। आगे जो पोर्शन है खुशी, इसके आगे जो पोर्शन है दैट इज इजियर देन दिस। ठीक है। पीरियडिक टेबल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी समझा दोगे। पीरियडिसिटी मींस रिपीटिशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक आए, फिर रिपीटिशन होने लगा कि जैसी प्रॉपर्टीज इन्होंने शो की थी वैसी सेम नीचे वाले भी कर रहे हैं, फिर और दिस रिपीटिशन इज नोन एज पीरियडिसिटी। चलो बनाए NH3। चलो NH3, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। दो पेयर, एक पेयर अलग कर लो। और एक्चुअली पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं सिंपल, फिर उसका करेक्ट जो, वो क्या बोलते हैं उसको, 3D स्ट्रक्चर जो है वो बताऊंगा फिर। तो 1 2 3, ओके। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3। इनके आउटर मोस्ट में 1 1 1, ओके। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये पूरा कितना हो गया? बन गया। कितने हो गए नाइट्रोजन के? और हाइड्रोजन के कितने हो गए? हाइड्रोजन के कितने हो गए? दो दो दो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये एक H, ये दूसरा H,
ये तीसरा H, और ये लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इन 3D, इन 3 डायमेंशन, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट द सेम। ये एक टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। टेट्राहेड्रल इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ये जो स्टैंड जैसे रखा हुआ है ना, ऐसे 1 2 3, 3D उसमें बनता है। तो ये एक्चुअली बनता ऐसे है, H H H, और एक ये लोन पेयर ऐसे। तो ये जो H है ना वो उस तरफ रहता है, ये H आगे तरफ और ये उस तरफ, मतलब 3D एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर। आगे मैं शायद आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट, किस चीज़ पे। ये लोन पेयर की वजह से भी एक्चुअली इसका रीज़न बता सकते हो कि ये अपने आप को ऐसे अरेंज क्यों करते हैं? हाँ, स्टेबिलिटी। ये इसका तो नहीं है यार। चलो देखो इधर आशिता, मुझे एक बात बताओ, एक पेयर यहाँ है, ये भी तो पेयर ही है ना इलेक्ट्रॉन का, ये भी तो इलेक्ट्रॉन का पेयर ही है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, बट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पेयर्स अपने आप को रिपेल करेंगे एक दूसरे से। तुम बोलेंगे साइड में जाओ, वो साइड में जाओ, और एक ऐसी कंडीशन में लाके स्टैब्लिश हो जाएंगे जहां फिर सब बोलेंगे कि भाई साहब हो गए सब जितना जिसको होना था, अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो वो मेरे को मारेगा, इधर जाएंगे तो ये मारेगा। तो वो एक स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लेते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो NH4 नहीं बनता, NH3। ठीक है, NH4Cl बनता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा जाता है हाइड्रोजन, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है और एक इधर आता है। चारों जब एक दूसरे को अपने आप को 3D स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी के साथ प्लेस कर लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या? टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो अब आप लोग, हाँ, अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या हैं? दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब इनके नाम बताऊंगा तो शायद घबरा जाओगे। पहला शेप होता है लीनियर, दूसरा होता है ट्राइगोनल, एक होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, फिर टेट्राहेड्रल, फिर बाइप्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल। ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलो इसको रफ कर दूं। अब हम पढ़ेंगे, लिखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस ये टाइप्स पढ़ के हम क्लास ऑफ कर देंगे क्योंकि बहुत पढ़ लिया है आज। 3 टाइप्स हैं, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूं टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स, पहला टाइप है सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड क्या है? CH4 में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो HCl में जो बॉन्डिंग बनेगी, या फिर वही CH4 ही ले लो, चलो। ये जो 4 H बने थे कार्बन के अराउंड, इन्होंने क्या किया था, देखो बॉन्ड्स के एंड पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही पेयर है। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। ओके, तो लिखो, लिखो मत, एक काम करो, सिर्फ स्ट्रक्चर बना लो, सिंगल बॉन्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश। ओके, सिंगल डैश बना दोगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगी।
ओके। अब वो बार बार मैं जो फूल बना रहा था ना कोवेलेंट बॉन्ड के, वो पेटल्स जो बना रहा था, वो बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो समझ में आ चुका है। अब मैं सीधा सिंगल डैश डबल डैश बनाऊंगा, उसी से आपको समझ जाना है। मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया CH4, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसमें लिख लेना रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश, ओके। तो छोटा बना देता हूं CH4, ओके। अब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय डबल डैश। इसका क्या मतलब है? अब सुनो, इसका एग्जाम्पल है CO2, कार्बन है, ओके। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक पेयर यहां लगा दो, एक पेयर यहां लगा दो, और 2 ऑक्सीजन ले लो, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6। और ऑक्सीजन के इधर 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ये शेयरिंग हो जाएगी, हो जाएगी। अब एज अ होल कार्बन में देखो कितने हो गए, कार्बन में कितने हो गए? 6 और 2 8, इसके भी 6 और 2 8, इनके भी ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गए और कार्बन भी सेटिस्फाई हो गए, ओके। तो such type of bonding, this is represented by double bond, okay, so this is called as double bond, okay, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ओके। थर्ड टाइप है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड represented by 3 dashes, ओके। इसमें क्या होगा खुशी? अच्छा, O2 भी ऐसे ही बनता है। O2 भी कैसे बनता है? ऐसे 6 थे, सॉरी 1 2 3 4 5 6, और 2 इसके तो 8, और इसके भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड एक एग्जांपल देता हूं, N3, सॉरी N2, N, इसके कितने हैं? 1 2 1 2 3, नाइट्रोजन एक और 1 2 1 2 3, 5 ही होते हैं ना आउटर मोस्ट में। तो इसने जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए तो क्या होगा? 3 डैश बन गए। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के कंप्लीट हो गए। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय N, triple bond N, okay. This molecule is nitrogen molecule, this is CO2, and this is CH4, okay. तो ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक बार और समझ लेते हैं, जब एक ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड होगी, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। हो गया क्लियर? अब कोवेलेंट बॉन्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अपन ने आयनिक कंपाउंड्स के लिखे कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और उसके आगे आगे का पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है।